हाय, मैं हूँ आरजे शीतल और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माही त्रिपाठी की लिखी बुक इश्क बेपनाह। और इश्क बेपनाह से पहला अध्याय, लखनऊ का दिल, हजरतगंज। लखनऊ की एक शानदार सुबह, समय 6:30। लखनऊ जो अपनी तहजीब और नजाकत के कारण जाना जाता है, इसे नवाबों का शहर यूं ही तो नहीं कहते। यहाँ के हिंदी में भी लखनवी अंदाज झलकता है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये शब्द सुनते ही चेहरे पर एक मीठी मुस्कान अनायास ही आ जाती है। फिलहाल कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ का दिल कहे जाने वाला हजरतगंज शहर के बीच में बसा है। वहीं एक लड़की तेजी से चली जा रही है। उसे देखकर ऐसे लग रहा है वो बहुत जल्दी में है। उसके चेहरे पर उसके बाल बार बार आ रहे हैं, जिन्हें वो जल्दी से पीछे कर देती है। बाल हवा की वजह से वापस आ जाते हैं तो वो उन्हें जूड़े में लपेट देती है और वापस चलने लगती है। अचानक से एक हवा का झोंका आता है और उसके बाल वापस बिखर जाते हैं, लेकिन इस बार उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूर पर एक बेकरी की दुकान में अंदर जाकर वहां काम कर रहे छोटे लड़के से पूछती है, रहीम चाचा कहाँ हैं? लड़का कुछ बोलता उससे पहले से ही अंदर से आते एक आदमी की आवाज आती है, हम यहाँ हैं बेटिया। ये शायद दुकान के मालिक रहीम चाचा की आवाज थी। वो काउंटर पर आते हैं, उनके हाथ में एक डब्बा है जिसमें चॉकलेट केक है। लड़की, क्या चाचा, हमने आपसे कहा था कि आप इसे जल्दी तैयार कर दीजिएगा। माँ को रखा केक बिल्कुल नहीं पसंद, पर आपने देर कर दी। हम सुबह से 3 बार आ चुके हैं, अब तक तो माँ उठ भी गई होगी। आपकी वजह से हमारा सरप्राइज पूरी तरह खराब हो जाएगा। रहीम चाचा, ना ही होगा बिटिया, अगर तुम हमका डांटने के बजाय घर जल्दी जाओ तो। वैसे भाभी तुमका ढूंढ चुकी होगी हर जगह। जाओ जल्दी बेटा, लाइए इसे हमें चाचा। रहीम चाचा के हाथ से वो पैकेट लेकर वो जल्दी से घर की तरफ भागती है। घर पहुंचकर वो पहले अपने छोटे भाई को उठाती है, फिर दोनों टेबल पर केक तैयार करते हैं और अपनी माँ रिधिमा के पास किचन की तरफ आते हैं। रिधिमा जी किचन में नाश्ता बना रही थी। उनके कदमों की आहट सुनकर उठ गए दोनों। चलो, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, मुझे स्कूल भी तो जाना है। थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आता तो वो दोबारा उन्हें बुलाती है, अनाहिता, रुद्राक्ष, आप सुन रहे हैं? हाँ, तो आप समझ गए होंगे। सुबह से परेशान सी ये मिस्ट्री गर्ल अनाहिता ही थी। अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत, उम्र 22 साल, हीरे सी तराशी गई बड़ी बड़ी नीली आंखें, पर उसमें हमेशा एक सूनापन रहता है। दूध सी गोरी स्किन, लंबे काले बाल जो अक्सर उसे बहुत परेशान करते हैं। अनाहिता बेहद सुलझी हुई, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने वाली लड़की है। हाँ, अनाहिता इतनी सोशल नहीं है। उसकी दुनिया बस कुछ लोगों तक ही सीमित है। हजरतगंज की गली दुकानों के अधिकतर लोग उसे जानते थे। जानते भी क्यों ना, वो थी ही ऐसी कि अगर वो हंस दे तो रोता इंसान भी उसकी मुस्कान में खो जाए। ये अलग बात है, उसे किसी ने कभी हंसते नहीं देखा था। और दूसरा, वो शहीद सूर्य प्रताप रघुवंशी की बेटी थी, जो हजरतगंज की शान थे। एक बात बता दूं अनाहिता के बारे में, उसे एक चीज से सख्त नफरत थी, वो थी फौजियों से। हाँ, पर वो पापा को बेहद प्यार करती थी। अनाहिता और रुद्राक्ष अचानक से रिधिमा के सामने आ जाते हैं, जिससे वो चौंक जाती है। दोनों साथ में, हैप्पी मदर्स डे माँ, ये आपके लिए। रुद्राक्ष रिधिमा जी के हाथों में एक बॉक्स पकड़ाते हुए, माँ, ये आपके लिए मेरी और दीदी की तरफ से। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहना माँ, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो हमारे लिए। रिधिमा गिफ्ट को लेकर पास की कुर्सी पर रखने वाली ही थी तो रुद्राक्ष उन्हें ये खोलने को कहता है। रिधिमा गिफ्ट खोलती है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उसमें एक साड़ी होती है। रिधिमा दोनों के गालों को प्यार से छूती है, जो उन्हीं का चेहरा देख रहे हैं। तो कितने दिनों की पॉकेट मनी गई आप लोगों की इसमें? अनाहिता, माँ आप वो छोड़ो, आप ये बताइए कि ये है कैसी?
रिधिमा जी, बहुत प्यारी है, आप दोनों जैसे, कहते हुए रुद्राक्ष के बालों पर हाथ फेरती है। रुद्राक्ष, ओ माँ, आप सेंटी होकर बाल बिगाड़ देते हो, यू नो ना, नाउ आई एम बिग बॉय। अनाहिता, हाँ माँ, रुद्र अब बड़े हो गए हैं। इतना कहकर वो रुद्राक्ष को गुदगुदी करने लगती है। रुद्राक्ष, प्लीज दी, बस करो ना, प्लीज, मैं हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा। वो देखो केक मेल्ट हो रहा है, मुझे खाने दीजिए, फिर मुझे स्कूल भी जाना है। रिधिमा जी दोनों को ब्रेकफास्ट करा के उन्हें भेजकर खुद भी स्कूल जाने को रेडी होती है। जाने से पहले रिधिमा जी अपने पति की फोटो के पास आकर, देखा आपने, आपके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अनाहिता तो बिल्कुल आप जैसी है, उतनी ही सुलझी, खुद में ही रहती है। हाँ, रुद्र उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कभी कभी डर लगता है कि हमने उन्हें अच्छी परवरिश दी है या नहीं। सच कह रहे हैं, आपकी कमी बहुत खलती है दोनों को, पर मुझे दुख ना हो इसलिए दिखाते नहीं। कहते कहते रिधिमा जी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगते हैं। शायद इस बार पलकें आंसुओं का बोझ उठा नहीं पाई। वो वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। अनाहिता 10 और रुद्राक्ष 1 साल के थे। तभी सूर्य प्रताप जी आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तब से रिधिमा जी अपने दोनों बच्चों को अकेले ही संभाल रही थी। सूर्य प्रताप जी के बाद उनके परिवार ने भी रिधिमा जी का साथ नहीं दिया। आज रुद्राक्ष 13 और अनाहिता 22 की है। रुद्राक्ष 7th में है तो अनाहिता BSc 3य वर्ष की छात्रा है। साथ ही वो एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती है। रिधिमा जी ने कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को जो परवरिश दी है, आज उसकी झलक उनमें साफ साफ दिखती है। रिधिमा जी खुद एक स्कूल टीचर हैं। बहुत सी तकलीफें थी, फिर भी वो अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। अनाहिता कॉलेज पहुंचती है। उसे गेट पर नंदिनी और मुक्ति मिल जाती हैं। दोनों अनाहिता की बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जान। भले ही अनाहिता पिछले 2 सालों से कॉलेज में थी, पर ज्यादा लोगों से उसकी पहचान नहीं थी। उसका एंटी सोशल होना इसकी बहुत बड़ी वजह थी। तीनों साथ में अंदर आती हैं। मुक्ति, अनाहिता सुनो ना यार, प्लीज आज सर से बात कर लो ना हमारी लीव के लिए। यार दी की शादी में बहुत कम टाइम बचा है। नंदिनी, तू हर बार अपना काम हम लोगों से नहीं करवा सकती, तू खुद उनसे बात क्यों नहीं करती? वैसे तो दिन भर पिटर पिटर करती रहती है हमारे सामने। मुक्ति, यार अनाहिता सर की फेवरेट है, वो इसकी बात झट से मान लेंगे। हमें तो देखते ही पढ़ने की एडवाइस देने लगते हैं। अनाहिता, जब आप क्लास में पढ़ाई छोड़कर मस्ती करेंगी तो वो डांटेंगे ही। नंदिनी सही कह रही हैं, इस बार हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, आप अपना काम खुद कीजिए। मुक्ति, ठीक है, नहीं करेंगी हेल्प आप दोनों, कोई बात नहीं। वैसे भी कौन है यहाँ हमारा, जा रहे हैं हम, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सर मना ही कर देंगे ना। दी की शादी ही तो नहीं एंजॉय कर पाएंगे तो क्या हुआ? अगर ये हमारे बचपन का सपना है तो क्या हुआ, जो हम इसके लिए मरे जा रहे हैं पिछले 2 महीने से। कहते हुए मुक्ति 4 कदम आगे चलती है। नंदिनी, अनाहिता सुनना, वैसे तो मैं नहीं कहती, पर दी की शादी की बात है, कर ले सर से बात। अनाहिता, आप भी आ गई इनकी बातों में, देखना आप 5 सेकंड में वापस आ जाएंगी। अनाहिता का इतना कहना था कि मुक्ति उनके बगल में आके खड़ी हो गई। मुक्ति, प्लीज यार कर दो हमारी मदद, प्लीज। अनाहिता, पहले आप वादा कीजिए कि आप आइंदा से प्रोफेसर से रिलेटेड कोई हेल्प नहीं लेंगी हमारी, ये आखिरी दफा होगा। मुक्ति, मंजूर है हमें, तुम आज ये कर दो बस। अनाहिता, चलिए। अनाहिता सर के केबिन में जाती है। अनाहिता पढ़ने में बहुत अच्छी थी, साथ ही सलीकेदार भी, तभी वो टीचर्स की पसंदीदा थी। पहले तो सर मना कर देते हैं, फिर अनाहिता के कहने पर मान जाते हैं। तीनों बाहर कैंपस में आती हैं। मुक्ति खुशी से पागल ही हो जाती है। वो दोनों को गले लगाती है और कहती है, अनाहिता आपके चरण कहाँ हैं, बताइए हमें। अनाहिता, वही है जहाँ होने चाहिए। मुक्ति, आप दोनों हमारी जान हैं,
बेस्टेस्ट फ्रेंड। बस कर मुक्ति, वो तो हम हैं ही। चल अब। तीनों ने अपनी अपनी क्लासेस अटेंड की। दोपहर 2:30 बजे तीनों कैफे पहुंचती हैं। अनाहिता पिछले 1 साल से इस कैफे पर जॉब करती थी। नंदिनी और मुक्ति भी वहां उसके साथ ही रहती थी। अनाहिता अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से करती थी, इसलिए कैफे का मालिक चेतन भी उससे खुशी रहता है। कैफे पहुंचकर अनाहिता ने अपनी ड्रेस पहनी और अपने काम पर लग गई। अनाहिता ज्यादा बोलती नहीं थी, बस ऑर्डर लेती थी, उसके बाद उन्हें सर्व करके बिल ले लेती थी। शाम के 5:30 बज चुके थे। अनाहिता बस जाने वाली थी, तभी कैफे पर 4 लड़के आए। चारों ने आते ही कॉफी का ऑर्डर दिया और बैठ गए। अनाहिता उनके लिए कॉफी तैयार करने लगी। मुक्ति और नंदिनी बाहर आके रुक गई थी। आज नंदिनी का भाई उसे लेने आया था, तो मुक्ति और नंदिनी उससे बातें कर रही थी। अनाहिता ने कॉफी सर्व की और बिल लेने का चेतन को बोल के जाने लगी। अनाहिता अभी 2 कदम चली ही थी कि उनमें से एक ने आवाज दी। पहला, अरे कहाँ चल दी मैडम, कॉफी खत्म होने तक रुकिए। दूसरा, वैसे भी कॉफी के साथ कुछ तीखा होना जरूरी होता है, और तुम तो पूरी की पूरी ही तीखी मिर्च हो। अपने होंठों पर अपनी जीभ फिराते हुए वो बोला। अनाहिता ने सुना तो उसका खून खौल गया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और आगे की ओर कदम बढ़ाने लगी। तभी उनमें से एक अनाहिता के आगे आया और उसका हाथ पकड़ लिया। अनाहिता और नंदिनी बाहर आते हैं। बाहर मुक्ति रिधिमा जी से आलू के परांठों की जिद कर रही थी। वहीं रुद्राक्ष पार्थ को अपने स्कूल के बारे में बता रहा था। दोनों में कुछ ही देर में अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई थी। आखिरकार रिधिमा जी ने हार मान ली और परांठे बनाने लगी। सबने साथ में बैठकर खाना खाया। खाने के बाद पार्थ ने कुछ मीठा खाने को कहा, तो अनाहिता और रुद्राक्ष उसे देखने लगे। नंदिनी, एक्चुअली भाई को खाने के बाद मीठे की आदत है। रिधिमा जी, अनाहिता को भी खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए ही होता है। रुको मैं लाती हूँ। रिधिमा जी बेसन के लड्डू लाती हैं, जिसे सब खाते हैं। पार्थ लड्डू खाते हुए अनाहिता की ओर देखते हुए खुद से कहता है, चलो कुछ तो ऐसा है जो मुझसे मिलता है। रिधिमा जी, बेटा कुछ कहा आपने? पार्थ, हाँ आंटी, वो 9:30 हो गए हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। नंदू, मुक्ति, चलें? नंदिनी को यूं अनाहिता को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था, पर जाना जरूरी था। कल से रिया, मुक्ति और नंदिनी की बहन की शादी के फंक्शंस शुरू होने वाले थे, तो उसे जाना पड़ रहा था। नंदिनी अनाहिता के पास आई और उसे गले लगाते हुए कहा, ज्यादा टेंशन मत लेना, अच्छे से सोना। फिर रुद्राक्ष को गले मिलकर, कल कॉलेज में मिलते हैं। अनाहिता हाँ में सर हिलाती है। मुक्ति गले लगते हुए, अनाहिता ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा उन हरामियों की, हम कल मिलते हैं। मुक्ति और नंदिनी, बाय आंटी, बाय रुद्र। रुद्राक्ष, बाय दी। फिर पार्थ को पास बुलाकर उसके बालों को वापस से ठीक करके, पार्थ भैया आप कल फिर आना, मैं आपके साथ अपनी पजल कंप्लीट करूंगा। पार्थ, ऑफ कोर्स चैंप। फिर पार्थ रिधिमा जी के पैर छूता है। तीनों कार में बैठते हैं। पार्थ कार स्टार्ट करता है। वो जानबूझकर देर करता है ताकि अनाहिता एक बार उसकी तरफ देखे, और होता भी ऐसा है। अनाहिता पार्थ की तरफ देखती है तो मुक्ति उसे हाथ हिलाकर बाय बोलती है। वो वहां से निकल जाते हैं। रिधिमा जी, रुद्राक्ष और अनाहिता घर में आते हैं। रिधिमा जी, नंदिनी का भाई कितना संस्कारी है, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे लड़के? अनाहिता, माँ सब लड़के एक जैसे ही होते हैं, ये दूर से संस्कारी लगते हैं, पर अगर पास से देखो तो इनका वो भयानक चेहरा सामने आता है जो आप सोच भी नहीं सकते। रिधिमा जी, आपने सही कहा, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं, इतनी परख मुझे भी है लोगों की। रुद्राक्ष, हाँ माँ सही कह रही है दी, ये भैया बहुत अच्छे हैं, आपसे मुझसे भी अच्छे। अनाहिता, ठीक है, हम कहाँ उन्हें स्पेशली बुरा बोल रहे हैं। रुद्राक्ष अनाहिता के बगल में बैठकर उसके बाल बिगाड़ते हुए, पर वो बहुत अच्छे हैं। अनाहिता, हाँ बाबा बहुत अच्छे हैं, प्लीज अब हमारे बाल तो मत बिगाड़िए। रुद्राक्ष, आप और आपके बाल दोनों हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अनाहिता रुद्राक्ष को गुदगुदी करते हुए, अच्छा और आप? रुद्राक्ष हंसते हुए, दी सॉरी अब नहीं बोलेंगे,
दोनों बहुत खुश हैं। रिधिमा जी बस उन दोनों को देखे जा रही हैं। पार्थ खुद कार चला रहा है, पर उसका दिल कहीं और ही अटक गया था, शायद अनाहिता की आंखों में। पार्थ, नंदू ये तेरी दोस्त ज्यादा बोलती क्यों नहीं? नंदिनी, क्योंकि उसे बोलना नहीं पसंद। आपकी तरह थोड़े है जो अजनबियों से भी हाल चाल पूछती रहे। पार्थ, हाँ तो आर्मी वाले तो ऐसे ही होते हैं, बिंदास और मस्त मौला। अगर हम उसके जैसे हो जाएं, तब तो दुश्मन की गोली की बजाय अकेलेपन से ही मर जाएं। नंदिनी, ये भी सही कही आपने भाई। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए, उसके सामने कभी भूल के भी मत बोलना कि आप आर्मी वाले हो, वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। पार्थ, ऐसा क्या पाप कर दिया हम आर्मी वालों ने भाई? नंदिनी उसे पूरी बात बताती है, कैसे उसके पापा की डेथ हुई और फिर वो मजबूर होकर रह गए। रिधिमा आंटी को लोगों की कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी। एक आर्मी वाले की बीवी होकर भी उन्हें लोगों की बेहुदा हरकतें झेलनी पड़ी, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। कैसे उसके घर वालों ने उनकी कोई हेल्प नहीं की। आर्मी वालों तक ने भी कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। बताते बताते नंदिनी की आंखें नम हो चली थी। नंदिनी, और इसी वजह से वो आर्मी के प्रोफेशन से नफरत करती है। पार्थ, ये तो बहुत बुरा हुआ, बट तुम लोगों को उसको ये बताना चाहिए था कि गलती लोगों की है, ना कि इस प्रोफेशन की। नंदिनी, अनाहिता का मानना है कि उसके पापा ने जिस देश के लिए अपनी जान दे दी, जिसे वो परिवार अपना सब मानते थे, उन लोगों ने सिर्फ कुछ रुपए देकर दोबारा कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे प्रोफेशन या ऐसे लोगों की उसे कोई जरूरत नहीं है। पार्थ, सही कहा तुमने। उस समय इन्हें पैसों से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। खैर, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर अनाहिता की सोच बदल सकूं, उसे जता सकूं कि आर्मी बुरी नहीं है, बस कुछ लोग बुरे हैं, तो थोड़ा अच्छा महसूस करूंगा। नंदिनी, आप सही कह रहे हो। अगर ऐसा हो जाए तो अनाहिता शायद थोड़ी खुश रहना भी सीख जाए। पार्थ, जरूर होगा। तेरा भाई जो करने की ठान ले उसे करके ही रहता है। पार्थ मुक्ति को 2-3 बार बुलाता है। ये मुक्ति इतनी देर से बोल क्यों नहीं रही? वैसे तो ये लखनऊ एक्सप्रेस रोकने पर भी नहीं रुकती। नंदिनी पीछे देखकर, क्योंकि मिस लखनऊ एक्सप्रेस फिलहाल नींद में है। पार्थ सोती हुई मुक्ति को देखता है, फिर उसके सर पर हाथ रख के दोनों भाई बहन साथ में बोलते हैं, हमारी झल्लो, और हंसने लगते हैं। मुक्ति दोनों की हंसी से बेखबर अपने ही सपनों में गुम है। सब घर पहुंचते हैं। पार्थ अपने कमरे में जाता है, नंदिनी और मुक्ति अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद राधा जी, मुक्ति की बड़ी माँ और नंदिनी पार्थ की माँ, उनकी आवाज आती है, नंदू, मुक्ति और पार्थ नीचे आइए। तीनों नीचे आते हैं। नीचे डाइनिंग टेबल पर अर्चित, मुक्ति का भाई, अनु जी और पंकज जी, मुक्ति के माँ पापा और नंदिनी के चाचा चाची, विजय जी, नंदिनी और पार्थ के पापा और दादा दादी बैठे हैं। नंदिनी की फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी और आज के टाइम में लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी। पार्थ, नंदिनी और मुक्ति नीचे आते हैं। पार्थ और नंदिनी हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं और मुक्ति खाना खाने। राधा जी उन दोनों को भी खाना खाने को कहती है। नंदिनी, माँ, मैं और भाई तो अनाहिता के यहाँ खाकर आए हैं। फिर मुक्ति को देखकर, वैसे खाना तो झल्लो ने भी खाया था, पर कहकर नंदिनी और पार्थ हाई फाई करते हैं। मुक्ति, हाँ तो हमें भूख लग गई और माँ के हाथ के जीरा आलू हम मिस नहीं कर सकते। इतना कहकर मुक्ति वापस खाना खाने लगती है। सब उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। पार्थ, माँ दी कहाँ है? दिख नहीं रही। अनु जी, यहीं कहीं होगी या अपने रूम में, उसने खाना जल्दी खा लिया था। पार्थ, ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। पार्थ रिया के रूम में जाता है और थोड़ी देर में उसे लेकर नीचे आता है। तब तक सबका डिनर हो चुका होता है। पार्थ नीचे आकर दादी की गोद में सर रख के बैठ जाता है। दादी उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगती है। विजय जी और पंकज जी शादी से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं। दादू अर्चित से मोबाइल में कुछ सीख रहे हैं। नंदिनी और मुक्ति अपनी माँ और चाची के साथ किचन का काम पूरा करके आती हैं। अर्चित राधा जी को बैठे देख उनके पास आकर बैठ जाता है। अर्चित, बड़ी माँ, जब से भाई आए हैं दादी तो मुझे प्यार ही नहीं करती, आप ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कहकर अर्चित राधा माँ की गोद में सर रख देता है और वो प्यार से उसके सर पर हाथ फिराने लगती है। पार्थ, छोटे, तू कब से मुझसे जलने लगा? अर्चित, भाई आपसे जलता नहीं हूँ, मैं बस अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी मैं बस मजाक कर रहा था। आप इतने दिनों बाद आते हो तो अभी जब तक हो आप दादी की चंपी एंजॉय कर सकते हो। पार्थ,
माँ, छोटू सच में बड़ा हो गया। राधा जी अर्चित को लाड करते हुए। मेरा बच्चा है ही इतना समझदार। पार्थ, माँ मैं भी हूँ। राधा माँ, हाँ तुम भी हो। रिया अपने फोन में बिजी है। तभी नंदिनी उसके हाथ से फोन लेकर, दीदी वैसे भी आप कुछ दिनों में वहीं जाने वाली हो, अभी तो हमारे साथ रह लो। रिया, ठीक है रख लीजिए फोन, बताइए क्या बात करनी है आपको हमसे। पार्थ, तो दी सगाई की शॉपिंग करने चलें कल। मुक्ति, हाँ और अनाहिता को भी ले चलेंगे, आखिर उसी की वजह से हमें कॉलेज से लीव मिली है। रिया, अच्छा तो बस इसलिए उन्हें ले जाना चाहिए। मुक्ति, नहीं वो हमारी और नंदू की फ्रेंड है और बहुत प्यारी भी। नंदिनी, धन्यवाद ये बताने के लिए। रिया, ये सब बातें नहीं पता हमें, वो तो हमारे लिए हमारी बहन ही है। हमने आज उन्हें फोन कर दिया था, अभी उन्हीं से बात कर रहे थे। राधा जी, हाँ इसी बहाने थोड़ा उसका मन भी बहल जाएगा और हम लोग उनसे मिल भी लेंगे। वैसे भी कहाँ उससे मुलाकात होती है। अनु जी, सही कह रही हैं दीदी आप, कितनी प्यारी बच्ची है, पर हमेशा उसके चेहरे पर कोई कमी सी लगती है हमें। पार्थ, शायद एक मुस्कुराहट की। रिया पार्थ की ओर देखते हुए, सच कह रहे हैं आप पार्थ। दादी, वैसे कुछ भी कहो, पर वो बच्ची भले 2 मिनट के लिए आए, पर उसे देखकर दिल खुश हो जाता है। अर्चित, और उनकी आंखें कितनी प्यारी हैं। पार्थ सबके मुंह से अनाहिता की इतनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। तभी विजय जी आते हैं। वो नंदिनी को कुछ कार्ड्स देते हुए कहते हैं, नंदिनी आपको अपने दोस्तों को कुछ कार्ड्स देने थे ना। नंदिनी, हाँ पापा, पर ये तो 10 ही हैं, हमें अनाहिता को भी देना है। मुक्ति, क्या बड़े पापा, आप अनाहिता को भूल गए, ऐसे कैसे कर सकते हो आप पापा। पंकज जी मुक्ति के सर पर एक टपत लगाते हुए, झल्लो आप अपना दिमाग इतना मत लगाया कीजिए। रिधिमा जी के यहाँ कल भैया भाभी जाएंगे इनविटेशन देने। दादू, सूर्य प्रताप से इतनी गहरी दोस्ती थी विजय की, सिर्फ कार्ड्स देख के थोड़े ना उन्हें बुलाएंगे। आखिरकार रिधिमा हमारी सकी ना सही, पर बेटी तो है ही। ये भी सच था, जब किसी ने रिधिमा जी का साथ नहीं दिया था, तब एकमात्र विजय जी और उनके परिवार ने उन्हें सहारा दिया था। रिधिमा जी को टीचर की जॉब भी विजय की वजह से ही मिली थी। हाँ, ये बात विजय जी ने कभी उन्हें पता नहीं चलने दी थी। वो नहीं चाहते थे कि रिधिमा जी के आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचे। हाँ, लेकिन दादू दादी उन्हें जब बुलाते थे तो उन्हें अपनी बेटी जैसे ही मानते थे। सुबह के 8:30 बज रहे होते हैं। तभी रिया, पार्थ, नंदिनी, मुक्ति, अनाहिता के घर आते हैं। उनके पीछे वाली कार में दादू दादी और विजय और राधा जी हैं। अनाहिता और रुद्राक्ष नाश्ता कर रहे थे और रिधिमा जी उनके लिए पराठे बना रही थी। तभी पार्थ रुद्राक्ष को आवाज लगाता है, पार्थ, हाय चैम्प, कैसे हो। पार्थ को घर पर देख रुद्राक्ष खुश हो जाता है और दौड़कर पार्थ के पास आता है। पार्थ खुशी में उसे गोद में उठा लेता है। अनाहिता भी पार्थ की ओर देखती है। उसे रिया दी, मुक्ति, नंदिनी आती दिखाई देती हैं। अनाहिता रिया से गले मिलती है। अनाहिता, कांग्रेचुलेशंस दी, और सॉरी हम आ नहीं पाए आपसे मिलने। रिया प्यार से अनाहिता के सर पर हाथ रखते हुए, मुझे पता था तुम बिजी होगी, इसीलिए देखो मैं ही आ गई। पर अब आज से लेकर शादी के दिन तक हमारे साथ ही रहना होगा तुम्हें। अनाहिता, वो सब बातें बाद में, पहले आप यहाँ आइए। अनाहिता रिया को बिठाती है, फिर नंदिनी और मुक्ति को गले मिलती है। पार्थ की तरफ तो जैसे उसकी नजर ही नहीं गई। तभी रुद्राक्ष अनाहिता का हाथ पकड़ के, दी भैया भी हैं। अब अनाहिता पार्थ को देखती है। अनाहिता पार्थ से हाथ मिलाते हुए, हाय पार्थ, कैसे हैं आप, आइए बैठिए। पार्थ 1 मिनट के लिए अनाहिता की आंखों में गुम हो जाता है। अनाहिता, पार्थ। पार्थ अनाहिता के बुलाने पर अपने होश में आता है और अनाहिता का हाथ छोड़ता है। पार्थ, हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं। अनाहिता, हम ठीक हैं, आइए। अनाहिता बैठने वाली ही होती है, तभी दादू दादी, विजय जी और राधा आते हैं। अनाहिता दादू और दादी को देखकर बहुत खुश होती है और दौड़कर उनके पास जाती है। उनके पैर छूने को झुकती है तो दादू उसे पकड़कर गले लगाते हैं। दादू, आपको कितनी बार मना किया है बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। अनाहिता, दादी आप कैसी हैं। दादी प्यार से अनाहिता के सर पर हाथ रखकर, कैसी है हमारी बिटिया रानी। अनाहिता, हम अच्छे हैं दादी, आप कैसी हैं। पार्थ आज अनाहिता का अलग रूप देख रहा था। जिस अनाहिता के चेहरे पर कभी हंसी की एक रेखा नहीं रहती थी, आज वो खुलकर हंस रही थी। पार्थ उसी हंसी में खोकर रह जाता।
जब तक कि उसे रिया आवाज देकर बुलाती नहीं। अनाहिता, माँ दादू दादी आए हैं। रिधिमा जी बाहर आती हैं और दादू दादी के पैर छूकर, बाबूजी, माँ आइए। दादू रिधिमा जी के सर पर हाथ रखकर, आओ बेटा। दादू और दादी अंदर आते हैं। उनके पीछे राधा जी और विजय जी। अनाहिता राधा जी को नमस्ते बोलती है तो राधा जी उसका माथा चूमकर उसे अपना प्यार दिखाती हैं। अनाहिता विजय जी को भी नमस्ते करती है तो वो उसके सर पर हाथ रख के, कैसा है हमारा बच्चा? अनाहिता मुस्कुराते हुए, एकदम अच्छे अंकल, आइए। सभी अंदर आते हैं। अनाहिता और नंदिनी सबके लिए पानी और चाय लाती हैं। मुक्ति और पार्थ भी उनके पीछे आते हैं। नंदिनी, कितनी अच्छी लगती है। नंदिनी कुछ और बोलती उसके पहले ही पार्थ बोलता है, इनकी स्माइल ना। नंदिनी, सच कहा भाई आपने, लेकिन अक्सर ये देखने के लिए तरस जाते हैं हम सब। अनाहिता, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई रीजन तो होना चाहिए मुस्कुराने का। पार्थ, रीजन होते नहीं, उन्हें बनाना पड़ता है। अगर आप हंसना सीख जाएं तो आधी प्रॉब्लम्स चुटकी में ठीक हो जाएं। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, कभी ध्यान से देखना। रास्ते पर रहने वाली छोटी सी बच्ची एक उड़ती हुई पॉलिथीन को बैलून समझकर भी खुश हो जाती है। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है जो हमें हमारी हंसी बरकरार रखना सिखाता है। अनाहिता स्माइल करते हुए, हम कोशिश करेंगे कि कभी कभी बेवजह भी मुस्कुराएं। और नमकीन का प्लेट लेकर बाहर चली जाती है। अनाहिता को पार्थ की बातों पर स्माइल करते देख नंदिनी थोड़ा चौंकती पर साथ में खुश भी होती है। नंदिनी, भाई आपने देखा, उसने आपकी बात कितनी आसानी से मान ली। पार्थ, तेरा भाई है ही इतना समझदार। कहकर पार्थ नंदिनी के सर पर धीरे से चपट मारकर, चल आजा, बाहर चलते हैं। वो चारों भी बाहर आकर बैठ जाते हैं। दादू रिधिमा जी की तरफ देखकर, रिधिमा बेटा, आपको तो पता है कि 7 दिन बाद रिया की शादी है, बस उसी का निमंत्रण देने आए हैं हम अपनी बेटी को। विजय जी, हाँ बहन जी, आपको आज से ही घर चलना होगा और पूरे 7 दिन हमारे साथ ही रहना है। रिधिमा जी, लेकिन भाई साहब ऐसे कैसे? राधा जी, कोई बहाना नहीं दीदी, हमारे घर की पहली शादी है और रिया को भी अपनी बुआ से बहुत कुछ सीखना है। इसी बहाने अनाहिता और रुद्राक्ष कुछ दिन हमारे साथ रह लेंगे। रिधिमा जी, वो तो ठीक है भाभी, लेकिन लोग क्या कहेंगे? इतने दिन। दादी, बेटा आप कब से लोगों की फिक्र करने लगी? और कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तब कहाँ गए थे जब सूर्य के साथ वो हादसा हुआ था? आप हमारी बेटी हैं और बेटी को अपने मायके आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। दादी की बात सुनकर रिधिमा जी भावुक हो जाती हैं। तो रिया उनके पास आकर उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर, रिया प्लीज आंटी, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लीज मान जाइए। दादू, हम कुछ नहीं जानते, आप अभी चल रही हैं हमारे साथ। रिधिमा जी, पर बाबूजी अभी कैसे? अभी हमें स्कूल जाकर छुट्टी के लिए सर से बात करनी होगी। विजय जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं कर लूंगा, आप तो बस चलने की तैयारी कीजिए। रिधिमा जी, भाई साहब कोई तैयारियां नहीं की हैं अभी शादी की, रिया की शादी के लिए कुछ चीजें खरीदनी है, वो सब करके मैं शाम को या कल तक आ जाऊंगी। पार्थ, नहीं आंटी, आप अभी घर जाइए और जो लाना है उसकी लिस्ट हमें दे दीजिए, हम वैसे भी शॉपिंग के लिए ही जा रहे हैं, लेते आएंगे। रिधिमा जी, मतलब आप मुझे साथ ही लेकर जाएंगे? सब साथ में? जी बिल्कुल, अभी के अभी। रिधिमा जी मुस्कुराते हुए, ठीक है। अनाहिता, आप कुछ कपड़े पैक कर लीजिए, अपने और रुद्राक्ष के। रिया, आंटी ये तो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि अनाहिता तो हमारे साथ जा रही है मार्केट। रिया अनाहिता की तरफ देखती है तो अनाहिता रिधिमा जी की तरफ देखती है। रिधिमा जी, ठीक है अनाहिता, आप जाइए। सारे बच्चे लोग चले जाते हैं, सब कार में बैठते हैं। तभी नंदिनी वापस घर में आती है। नंदिनी, आप सबको एक बात बतानी है जो सिर्फ हमें और मुक्ति को पता है, सब साथ में। क्या? नंदिनी, अनाहिता को गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि भाई आर्मी में है, क्योंकि उसे नफरत है इस प्रोफेशन से। सब उसका मुंह देखते ही रह जाते हैं। तभी वो आगे बोलती है, नंदिनी, माँ घर से भाई की सारी आर्मी वाली फोटोज हटा देना, बाकी बातें मैं घर आके बताती हूँ। सब नंदिनी की बातें सुनते ही रह जाते हैं। रिधिमा जी, हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि अनाहिता के मन में इतनी नफरत भरी है आर्मी के खिलाफ। दादी,
कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अभी वो बच्ची है, बचपन की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में जिंदा हैं। दादी रिधिमा जी को यकीन से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में सब शांति भवन पहुंच जाते हैं। अर्चित रुद्राक्ष को पाकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं अन्नू जी, पंकज जी सब रिधिमा जी को देखकर खुश हो रहे हैं। इधर सारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है, पर जो मेन चीज है वही नहीं मिली, जिससे सारे लोग मॉल में परेशान हो रहे हैं। क्योंकि रिया ने सगाई के लिए जिस ड्रेस का ऑर्डर किया था वो लास्ट टाइम पर मना हो जाती है, जिससे रिया अपसेट हो जाती है। तभी अनाहिता शॉपकीपर से उनके गाउन कलेक्शन दिखाने को कहती है। फिर एक बेहद खूबसूरत पीच कलर का गाउन पसंद करती है। वो रिया को भी बहुत पसंद आता है। रिया अनाहिता से, अनाहिता तुम भी ले लो कुछ। अनाहिता, नहीं दी, अभी तो लिए थे हमने कपड़े। रिया, तो क्या हुआ, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट समझ लो। अनाहिता, नहीं दी, गिफ्ट तो हमें आपको देना चाहिए। रिया, मैं बड़ी हूँ ना, जो कह रही हूँ करो। फिर दुकान वाले को देखकर, आप क्या सुन रहे हैं, कोई अच्छा सा सिंपल गाउन दिखाइए, क्योंकि इन्हें सिंपल चीजें ज्यादा पसंद है। अनाहिता काफी ना नुकुर करती है। फिर रिया के बहुत कहने पर गाउन लेने के लिए तैयार हो जाती है। अनाहिता एक सिंपल सा ब्लैक गाउन लेती है जो ग्लिटर कर रहा है। सब मॉल से बाहर निकलते हैं, तभी कोई अनाहिता के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तू ही है अनाहिता रघुवंशी। हाय, मैं हूँ आरजे शीतल और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माही त्रिपाठी की लिखी बुक इश्क बेपनाह। और इश्क बेपनाह से दूसरा अध्याय, अनाहिता का गुस्सा। अनाहिता ने सुना तो उसका खून खौल गया, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और आगे की ओर कदम बढ़ाने लगी। तभी उनमें से एक अनाहिता के आगे आया और उसका हाथ पकड़ लिया। ये अनाहिता के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। अनाहिता, क्या बदतमीजी है ये, हाथ छोड़िए हमारा। अनाहिता ने थोड़ी तेज आवाज में कहा तो सामने बैठे चेतन की निगाह उसके ऊपर गई। चेतन, ओ हाथ छोड़ उसका, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की। कहते हुए चेतन आगे आने लगा तो उन चारों में से एक ने पैर आगे करके उसे गिरा दिया। चेतन नीचे गिर गया। उसने उठने की कोशिश की तो तीसरे लड़के ने उसे धक्का देकर वापस गिरा दिया, जिससे चेतन पास रखी कुर्सी से टकरा गया। उसके सर से खून निकलने लगा। अनाहिता ने देखा तो उस लड़के के हाथ को झटका और चेतन की ओर दौड़ी। अनाहिता, अंकल आप ठीक तो हैं? अनाहिता ने अपना रुमाल खून निकलती जगह पर लगाते हुए कहा। वो लड़का जिसने अनाहिता का हाथ पकड़ा था उसके पास आया और वापस उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कहाँ इस बूढ़े पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो जान, मेरे साथ चलो, जो मजे कराऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगी। अब अनाहिता ने अपना आपा खो दिया था। वो जोर से चिल्लाई, समझ नहीं आता एक बार में, हमारा हाथ छोड़िए। अनाहिता इस बार इतने जोर से चीखी थी कि थोड़ी दूर पर खड़ी मुक्ति, नंदिनी और उसके भाई की नजर कैफे की तरफ चली आई। वहां अनाहिता को चारों लड़के घेर के खड़े थे। तीनों कैफे की तरफ आए। चारों लड़के अनाहिता को घेर के खड़े थे। ये देखकर नंदिनी का भाई उसकी हेल्प करने आया। उसे आता देख अनाहिता चिल्लाई, एक को भी हाथ मत लगाइएगा। अनाहिता का गुस्सा देख नंदिनी ने अपने भाई का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, भाई जहां है वहीं रह, वरना तू भी पिटेगा उनकी तरह। मुक्ति, सच कह रहे हैं नंदू, इन्हें इतनी पड़ेगी कि आज के बाद ये चारों किसी को नहीं छेड़ेंगे। उधर अनाहिता ने अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर किए तो एक लड़का उसके चारों ओर घूमते हुए, अच्छा तो ये अब हमें पीटेगी, भाई लोग संभल के, आज तो तुम्हारे भाई की हड्डी टूटने वाली है। उसका इतना कहना था कि एक जोरदार पंच उसके मुंह पर पड़ा। वो वहीं गिर पड़ा। ये देखकर दूसरा लड़का अनाहिता की ओर दौड़ा। अनाहिता ने एक किक मारी और दूसरा वाला भी उसके बगल में लेटा दिखाई दिया। उन्हें एक बार में गिरता देख बाकी दोनों लड़कों की घिग्गी बन गई। अब अनाहिता उसकी तरफ बढ़ी जिसने उसका हाथ पकड़ा था, तो वो उससे दूर जाने लगा। अनाहिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगी, आप कुछ बोल रहे थे? इतना बोलना था कि वो लड़का पीछे रखी कुर्सी पर चढ़कर भागता बना। अब जो लड़का बचा था उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और बोला, हिम्मत है तो आगे आओ। उसके ये कहने पर अनाहिता आगे आई तो वो पीछे हो गया।
अनाहिता ने अपनी स्लीव्स ठीक करते हुए, एक काम कीजिए, अपने दोनों दोस्तों को उठाकर किसी डॉक्टर के पास ले जाइए। दोनों हिल भी नहीं रहे। रही बात हमसे लड़ने की, तो हम 12 से 6 तक यहीं रहते हैं, कभी भी आ जाइएगा। अनाहिता के कहते ही उसने अपने दोस्तों को कार में डाला और भागता बना। अनाहिता अंदर कैफे में गई और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर चेतन की चोट साफ की। ज्यादा नहीं लगी थी तो अनाहिता ने उस पर बैंडेज लगा दिया। फिर उनसे बोली, अंकल हम घर जा रहे हैं, 6:30 हो गए हैं, माँ टेंस हो रही होगी। ये कहकर वो मुक्ति और नंदिनी के पास आई। नंदिनी, क्या मैटर हो गया था अनाहिता? अनाहिता, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा झगड़ा हो गया था, पर अब सब ठीक है। मुक्ति, हमें पता था आप निपट लेंगी, इसीलिए हम नहीं आए। मुक्ति के ये कहने पर नंदिनी ने उसे अपनी आंखें दिखाते हुए घूरा। अनाहिता, उन्हें घूरने की जरूरत नहीं है, हमने देखा था आपको आते हुए। नंदिनी, मुझे पता है तुझे हेल्प लेना नहीं पसंद, और उन्हें कोई और पीटता तो तुझे सुकून कैसे मिलता? अनाहिता, आप दोनों से बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता। नंदिनी, सही कहा, वैसे उन्हें पीटने के लिए कोई और भी बहुत उतावला हो रहा था। अनाहिता, कौन है वो, आप या मुक्ति? नंदिनी, हमारे भाई साहब। तभी नंदिनी का भाई सामने आया। आइए आपको मिलाते हैं, ये हैं हमारे भाई पार्थ, कल ही आए हैं दी की शादी के लिए। दरअसल नंदिनी और मुक्ति दोनों कजन थी, तो मुक्ति की दी नंदिनी की बहन थी। बस उन्हीं की शादी के लिए पार्थ आया था। पार्थ आर्मी में था। उसकी बॉडी लैंग्वेज काफी अट्रैक्टिव थी। सांवला रंग, लंबाई 6 फुट 2 इंच, एक सांचे में ढला शरीर, बहुत ही हंसमुख और मिलनसार। पार्थ के चेहरे पर हर वक्त एक स्माइल रहती थी। उसका मानना था लाइफ में आई प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक स्माइल से झेलने की ताकत आ जाती है। उसका जिंदगी को जीने का तरीका काफी अलग था। पार्थ आगे आता है और अनाहिता की ओर अपना हाथ बढ़ाकर, मैं तो फर्स्ट मीटिंग में आपका फैन हो गया, मतलब ऐसे मूव्स तो हमारे यहाँ भी नहीं सिखाते। एक ही थप्पड़ और बंदा ऑन द अर्थ। अनाहिता ने हाथ मिलाते हुए अपनी आंखों को शक से उठाते हुए पूछा, थैंक्स इस हौसला अफजाई के लिए, लेकिन ये मूव आपके यहाँ नहीं सिखाई जाती से हम समझे नहीं। अनाहिता ने पार्थ के हाथ पर थोड़ा जोर बढ़ाते हुए कहा। पार्थ कुछ बोलता इससे पहले मुक्ति बोली, वो भाई ने चंडीगढ़ में कराटे क्लासेस ज्वाइन की हैं, तो वहीं का बोल रहे थे। अनाहिता ने हाथ छुड़ाते हुए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मुक्ति और नंदिनी की तरफ देखकर, हम चलते हैं, माँ परेशान हो रही होगी। मुक्ति, तो हमारे साथ ही चलना, हम भी तो घर ही जा रहे हैं। अनाहिता को लेट हो रहा था, इसीलिए वो मान गई। कार में बहुत शांति थी, इसीलिए पार्थ ने म्यूजिक ऑन कर दिया। म्यूजिक सिस्टम पर गाना खुदाया वे बज रहा था। पार्थ को ऐसे सॉन्ग पसंद तो थे, पर वो अधिकतर पंजाबी सॉन्ग्स ही सुनता था। पार्थ ने गाना चेंज करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अनाहिता ने कहा, चलने दीजिए प्लीज। पार्थ ने हाथ नीचे कर लिया। कैफे से घर पहुंचने में 30 मिनट लगते थे। वैसे तो तीनों बातें करती रहती थी तो रास्ते का पता नहीं चलता था, पर आज मुक्ति और नंदिनी चुप थी, क्योंकि उन्हें पता था अनाहिता पार्थ के आगे शो नहीं कर रही थी। पर आज के इंसिडेंट से वो बहुत अपसेट थी। सबको यूं चुप देखकर पार्थ ने अनाहिता से पूछा, आपने बताया नहीं, इतनी फास्ट कराटे मूव्स कहाँ से सीखे? अनाहिता, कुछ बचपन में अपने पापा से और बाकी एकेडमी से। अनाहिता इतना कहकर चुप हो गई। पार्थ, लगता है आप ज्यादा बोलती नहीं। अनाहिता, हाँ शायद। मुक्ति, वैसे भाई अनाहिता ब्लैक बेल्ट है कराटे में, कभी आपसे फाइट करा के देखेंगे कि कौन बेस्ट है। मुक्ति की इस बात पर अनाहिता बस मुस्कुरा दी। नंदिनी ने देखा तो इशारे से मुक्ति को चुप रहने को कहा। वापस अब कार में शांति छा गई। अनाहिता ने अपना सर सीट से लगाया और आंखें बंद कर ली। पार्थ ने अनाहिता को देखा, वो बहुत मासूम लग रही थी। तभी गाना बजने लगा, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। पार्थ कुछ देर उसे यूं ही देखता रहता है और फिर गाड़ी चलाने लगता है। आंखें बंद करके अनाहिता खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी, ताकि रिधिमा जी के सामने खुद को ठीक दिखा सके।
अनाहिता ने खुद को काफी स्ट्रांग बना लिया था, पर माँ के सामने अक्सर कमजोर पड़ जाती थी। नंदिनी रास्ता बताती है, जिससे पार्थ अनाहिता के घर पहुंच जाता है। गाड़ी रुकने पर अनाहिता की आंख खुलती है। वो सबको घर आने का कहती है। सब घर में आते हैं। अनाहिता, आप दोनों माँ से कुछ मत कहिएगा। मुक्ति, हाँ पता है, कोई आज से नहीं है आपके साथ। सब घर में आते हैं। रिधिमा जी किचन में खाना बना रही हैं। रुद्राक्ष हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। जैसे ही उसने सबको देखा, दौड़ कर आया। रुद्राक्ष, हाय मुक्ति दी, हाय नंदू दी। दोनों रुद्राक्ष को हग करती हैं। नंदिनी, कैसा है मेरा चैंप? मुक्ति, पहले से हैंडसम हो गए हैं। रुद्राक्ष, दी दैट्स नॉट ट्रू, मैं हमेशा से हैंडसम था। फिर पार्थ की ओर देखकर, दी ये कौन है? नंदिनी, मेरा भाई है। रुद्राक्ष, नमस्ते भैया। पार्थ, नमस्ते, क्या नाम है आपका? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष प्रताप रघुवंशी। पार्थ, नाइस नेम, बट क्या मैं भी चैंप बुला सकता हूँ? लाइक नंदू? रुद्राक्ष, ऑफ कोर्स, आइए आप लोग, मैं माँ को बुलाता हूँ। रुद्राक्ष, माँ, दी आ गई और नंदू और मुक्ति दी भी आई हैं। रिधिमा जी किचन से आती हुई, कैसी हो आप दोनों? मुक्ति और नंदिनी रिधिमा जी के गले लगते हुए, एकदम अच्छी, और आप कैसी हैं आंटी? मुक्ति, वैसी ही ब्यूटीफुल और सिंबल ऑफ ब्यूटी। नंदिनी, यू आर राइट मुक्ति, आंटी ऑलवेज लुकिंग प्रिटी एंड हॉट। रिधिमा जी दोनों के कान खींचते हुए, अच्छा रुकिए बताते हैं अभी। नंदिनी, प्लीज आंटी, भाई के सामने तो छोड़ दीजिए, वरना घर पे जाके चिढ़ाएगा। रिधिमा जी, क्यों? माँ की मार तो बच्चों को अक्सर पड़ती ही रहती है। पार्थ, और यही तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है माँ का प्यार दिखाने का। ये कहते हुए पार्थ रिधिमा जी के पैर छूने लगता है। रिधिमा जी, बस बस बेटा, आप। नंदिनी, आंटी, भैया है मेरे, कल ही आए हैं चंडीगढ़ से। रिधिमा जी पार्थ के सर पर हाथ फेरते हुए, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। रुद्राक्ष पार्थ के पास आकर, नीचे झुकिए। रुद्राक्ष के कहने पर पार्थ नीचे बैठ जाता है। माँ ऐसे ही मेरे बाल भी खराब कर देती हैं, कहते हुए रुद्राक्ष पार्थ के बाल बनाने लगता है। पार्थ, चैंप, ये माँ का प्यार होता ही ऐसा है। रुद्राक्ष, पता है ये तो, पर बाल तो खराब हो ही जाते हैं ना। रुद्राक्ष की मासूमियत भरी बातें सुनकर सबको हंसी आ जाती है। रिधिमा जी, अनाहिता कहाँ गई? नंदिनी, शायद अपने रूम में गई है, मैं उसे लेकर आती हूँ। नंदिनी जानती थी अनाहिता बहुत अपसेट है, लेकिन अभी किसी को दिखा नहीं पा रही है। जब तक उसका गुस्सा निकल नहीं जाता, वो खुद को तकलीफ देती रहेगी। इसीलिए वो अनाहिता के रूम में आ गई, ताकि वो अपनी फीलिंग्स उससे शेयर कर सके। नंदिनी रूम में आती है तो देखती है अनाहिता बाथरूम में है, पर उसका गेट खुला है। नंदिनी बाथरूम में जाती है तो देखती है अनाहिता अपना हाथ बार बार साबुन से धुले जा रही है। नंदिनी गेट पर खड़ी हो जाती है। अनाहिता कई बार अपने हाथों को धुलती है, आखिरकार खींच कर एक मुक्का दीवार में मारती है, जिससे उसके हाथ में ब्लड आ जाता है। नंदिनी दौड़कर उसके पास जाती है। नंदिनी, चल बाहर चल, अगर तेरा हाथ साफ हो गया हो तो। अनाहिता कुछ नहीं बोलती। अनाहिता अपने भावों को कभी अपने चेहरे पर नहीं आने देती थी, इसीलिए उसके मन में क्या चल रहा है ये जानना बाकी सबके लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन नंदिनी के लिए ये बहुत आसान था। नंदिनी, मारा तो उनको, फिर खुद को क्यों हर्ट कर रही हो? अनाहिता, वैसे ही तो क्या करें, कब तक झेलते रहें ऐसे दरिंदों को? इन अमीरजादों को हर लड़की अपने बाप का माल लगती है, हमें घिन आती है ऐसे लोगों से। नंदिनी, ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, तो क्या करें, जीना छोड़ दें सब? नहीं ना, लोग लड़ते हैं जैसे तू लड़ी, उनके छूने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्यों खुद को तकलीफ दे रही है? मुझे पता है तू बहुत ब्रेव है, सबसे ज्यादा, और हमें इस बात का गर्व है कि तू हमारी दोस्त है। अनाहिता, कैसे, आखिर कैसे समझ जाती हैं आप हमारे मन की बातें? नंदिनी, ठीक वैसे जैसे तू उन्हें छुपाने की कोशिश करती है। अनाहिता, लव यू यार, हमें कभी किसी भी सिचुएशन में मत छोड़ना आप दोनों। नंदिनी अनाहिता को हंसाने के लिए, हम तो नहीं छोड़ेंगे, पर तुझे कभी कोई और मिल गया तो तूने छोड़ा तो? अनाहिता हंसते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा। अनाहिता रुक गई। सभी कार तक पहुंच चुके थे, सिर्फ अनाहिता ही वहां बची थी। अनाहिता पीछे घूमती है तो दो लोग खड़े रहते हैं। अनाहिता, जी हम ही हैं अनाहिता, बताइए
क्या काम है? अनाहिता कुछ और बोलती है उससे पहले ही उसे वो कैफे वाला लड़का दिखता है जो उस दिन भाग गया। वो लड़का, अजीत भाई, यही है वो लड़की जिसने विक्की भाई को मारा था। अनाहिता वैसे ही खड़े हुए। हाँ, तो जैसी हरकत उसने की थी उसके हिसाब से वो मार बहुत कम थी और तुम भी तो बच गए थे। कोई नहीं, आज हिसाब पूरा कर लेते हैं। अनाहिता कुर्ते की स्लीव्स ऊपर करते हुए बोली। अजीत, तुझे बड़ी जल्दी है हिसाब पूरा करने की? पता भी है कौन हूँ मैं? अनाहिता, अब इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास कि हर किसी को ये बताते फिरें कि वो कौन है। और अगर आपको खुद को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो पहले अपने माँ पापा से पता कीजिए। अजीत अनाहिता को बंदूक दिखाते हुए, मैं कौन हूँ ये मैं बताता हूँ तुझे। अनाहिता, ये यूपी है, यहाँ हर दूसरे घर में विधायक होते हैं और इस खिलौने से हमें डराने की कोशिश मत कीजिए, इससे बचपन से खेलते आ रहे हैं हम। अनाहिता बात ही कर रही थी तभी उस कैफे वाले लड़के ने अनाहिता का हाथ पकड़ते हुए, सीधे सीधे हमारे साथ चल वरना यहीं तुझे तेरी औकात दिखाएंगे। उसने अनाहिता को खींचने की कोशिश की लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं। उसने दोबारा जैसे ही खींचने की कोशिश की, अनाहिता ने उसके हाथ को एक झटका दिया जिससे वो घूमता हुआ जमीन पर आकर गिरा। उसे गिरा देख अजीत ने बंदूक को अनाहिता के माथे पर लगा दिया। बंदूक लगाते ही अनाहिता ने उसके पेट पर एक घूसा मारा और बंदूक छीनकर उसे वापस उसके माथे पर लगा दी। अनाहिता का पूरा ध्यान अजीत पे था। तभी उसके दूसरे साथी ने अनाहिता पर पीछे से वार करना चाहा, लेकिन ये क्या, किसी ने पीछे उसका हाथ पकड़ लिया। ये पार्थ था। पार्थ, अम्मा कैसे मर्द हो यार तुम? वो लड़की होकर 3 लोगों से सामने से लड़ रही है और तुम मर्द होकर पीछे से वार कर रहे हो। थोड़ी सी तो इज्जत रखो यार मर्द जात की, या ठान ली है नाक कटवाने की? अनाहिता ने पार्थ की आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। पार्थ, मैं तुम्हारे शिकार को सिर्फ गलती करने से रोक रहा था शेरनी, तुम्हारी मदद करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लगी रहो। पार्थ की ये बात सुनकर अनाहिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अनाहिता ने अजीत के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा जिससे अजीत वहीं गिर पड़ा। फिर उसने पार्थ से उस आदमी को छोड़ने को कहा। पार्थ ने उसे छोड़ दिया। पार्थ के छोड़ते ही वो भागने लगा लेकिन अनाहिता ने उसे भागने नहीं दिया। उसने अपने पैर फैलाए, वो उसके पैर से लगकर गिर पड़ा। अनाहिता, इतनी जल्दी जमीन पर लेट गए आप लोग, तो थोड़ा तो साथ देते हमारा। पार्थ, अब हर कोई तुम्हारा हाथ नहीं झेल सकता। पार्थ की बात सुनकर अनाहिता ने अपना हाथ यूं ही आगे किया तो पार्थ थोड़ा पीछे हो गया। पार्थ, यार मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भगवान के लिए मुझे तो रहने ही दो, वरना 2 महीने से पहले बिस्तर से उठने से रहा। पार्थ की ये बात सुनकर अनाहिता एक बार वापस हंस दी। पार्थ हाथ ऊपर करके, यार एक हाई फाई तो बनता है। अनाहिता, जरूर। दोनों हाई फाई करते हैं। ये सब नंदिनी देख लेती है जो देर होते देख उनको बुलाने आई थी। अनाहिता, इनका क्या करना है? पार्थ, जब इसे खुद का नहीं पता तो पुलिस वाले ही इसका पता ढूंढ सकते हैं। पार्थ अपने इंस्पेक्टर दोस्त को फोन करता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। उन तीनों को पुलिस उठाती है। इंस्पेक्टर, पार्थ, बहुत अच्छा किया तूने जो मुझे फोन कर दिया। पार्थ, भाई इनकी तो जान निकली पड़ी है, तुझे तो बस इनका पता लगाने के लिए फोन किया है। इंस्पेक्टर, पर भाई इतनी बुरी तरह किसने मारा इन्हें? पार्थ अनाहिता की तरफ इशारा करते हुए, ये है ना लखनऊ की शेरनी अनाहिता रघुवंशी। इंस्पेक्टर अनाहिता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, वैसे आपकी तरह हर लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। अनाहिता, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग मी। पार्थ, ये फिर शुरू हो गया। वैसे अनाहिता, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये कार्तिक है। कुछ दिन पहले ही इसकी पोस्टिंग हुई है लखनऊ में। अनाहिता, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कार्तिक, मुझे भी। पार्थ, चल तुझे रिया दी से मिलाता हूँ, याद तो है ना वो तुझे? कार्तिक, ऑफ कोर्स याद है, चल चलते हैं। पार्थ, कार्तिक और अनाहिता बाहर कार के पास आते हैं। उनके पीछे पीछे नंदिनी भी आ जाती है। रिया, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? कब से बैठे हैं हम लोग, और तो और नंदिनी भी तुम्हें बुलाने गई और वो भी गायब हो गई। नंदिनी, यही हूँ दी मैं, इन सबको बात करते देखा तो मैं वापस आ गई। पार्थ, रुक जाओ आप सब। दी, कार्तिक याद है आपको? रिया, हाँ, कहाँ है वो आजकल? तभी पार्थ के पीछे से कार्तिक निकल कर आता है। दी, यही हूँ अभी तो। रिया कार से बाहर आकर कार्तिक को गले लगा लेती है। रिया, कितने दिनों बाद देख रहे हैं आपको, कितने बड़े हो गए हैं आप। जब से आप लोग लखनऊ से गए कोई खबर ही नहीं। कार्तिक, वो सब भूल जाइए दी, बस ये याद रखिए कि फिलहाल तो मैं लखनऊ में ही हूँ एज अ इंस्पेक्टर। रिया, वाह भाई, ये तो बेस्ट है।
एक भाई इंस्पेक्टर और दूसरा। रिया आगे कुछ कहती उसके पहले उसे अनाहिता का ध्यान आ गया, लेकिन शुक्र ये था कि वो नंदिनी से बात करने में बिजी थी, तो रिया की बात सुन नहीं पाई। कार्तिक, क्या हुआ दी? पार्थ, सारी बात अभी ही कर लेगा क्या? चल घर चलते हैं, दादू तुझे देखकर खुश हो जाएंगे। कार्तिक, मेजर साहब आप भूल रहे हैं, मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। पार्थ मन में, ये मुझे मरवाएगा। फिर कार्तिक को एक तरफ खींचकर, बार बार मेजर मत बोल यार। कार्तिक, क्यों, क्या हुआ? पार्थ, तू सवाल कितने करने लगा है? ट्रेनिंग का असर है क्या? कार्तिक, ठीक वैसे जैसे तू बातें छुपाने लगा है अपने बेस्ट फ्रेंड से, तुझ पर ट्रेनिंग का असर है क्या? पार्थ, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तभी रिया उन्हें आवाज देती है। दोनों वापस कार के पास आते हैं। रिया कार्ड कार्तिक को देते हुए, सुन कार्तिक, कल तुझे और अंकल आंटी को घर आना है। कार्तिक, बट दी अभी तो माँ पापा दिल्ली में ही हैं, यहाँ तो मैं अकेला ही हूँ। रिया, तो तू आज शाम को ही आ जाना। कार्तिक, जो हुक्म मेरे जादुई जिन। रिया, तुझे याद है अभी भी ये? कार्तिक रिया के गालों को खींचते हुए, भला कोई अपने जादुई जिन को भूल सकता है? रिया इमोशनल होकर कार्तिक को गले लगा लेती है। पार्थ बच्चे जैसा मुंह बनाकर, दी मुझे भी। रिया, आजा। तीनों वहीं गले मिल जाते हैं। नंदिनी, मेरी क्रेजी फैमिली। अनाहिता, क्रेजी नहीं, बहुत प्यारी फैमिली। नंदिनी अनाहिता को गले लगाते हुए, तू भी तो है ना मेरी फैमिली, और ये तेरी भी तो है। अनाहिता, वो तो है ही। मुक्ति, बस करो यार आप लोग, मैं पिछले 2 घंटे से कार में बैठी हूँ। कार्तिक, अच्छा दी मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं घर पर। फिर अनाहिता की ओर देखकर, मेक श्योर मैं उनके खिलाफ ऐसा केस बनाऊं कि उन्हें जल्दी बेल ना मिले। पार्थ, ये तो तूने सच कहा। रिया, कुछ हुआ है क्या? कार्तिक, पार्थ तू दी को रास्ते में बता देना। आप लोग निकलिए अब, मैं भी चलता हूँ। बाय एवरीवन। कार्तिक चला जाता है, बाकी सब भी वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में रिया पार्थ से पूछती है कि क्या हुआ था, तो पार्थ उसे मॉल में हुई बातें बताता है। रिया, मतलब अकेले अना ने उनकी बैंड बजा दी? पार्थ, ये तो शेरनी निकली, जिसे अपना शिकार शेयर करना भी नहीं पसंद। ये कहते हुए पार्थ अनाहिता को देखता है, तो अनाहिता बाहर की तरफ देखने लगती है। रिया, वाह अना, आप तो बहुत स्ट्रांग निकली। नंदिनी, ये तो आपने सच कहा दी। थोड़ी देर में सब घर पहुंच जाते हैं। सब सगाई की तैयारियों में व्यस्त होते हैं। शाम तक पूरे घर की सजावट हो जाती है। शाम को कार्तिक भी घर आता है। कार्तिक दादू दादी के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। फिर विजय जी, राधा जी और बाकी सबसे मिलता है। रात का खाना खाकर सब बाहर गार्डन में आते हैं। दादू, विजय जी, पंकज जी एक तरफ बैठे कल के बारे में बातें कर रहे हैं। दादी, रिधिमा जी, अनु जी, राधा जी सब मिलकर रिया की चुनरी सजा रही हैं, जो कल रिया पहनने वाली है। रिया अपने कमरे में है। रुद्राक्ष और अर्चित टीवी पर कार्टून देख रहे हैं। पार्थ, अनाहिता, नंदिनी, कार्तिक और मुक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। कार्तिक, सुन पार्थ, चल थोड़ा टहल कर आते हैं। पार्थ मन में, कुछ तो पक रहा है इसके दिमाग में, और अब ये मेरे दिमाग की बैंड बजाएगा। क्या करूं, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। चल चलते हैं। दोनों थोड़ी देर यूं ही खामोश चलते रहते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद कार्तिक पार्थ को रोककर, तू बताएगा तूने मुझे खुद को मेजर बोलने से मना क्यों किया? पार्थ, वो अनाहिता को पसंद नहीं है आर्मी वाले, बस इसीलिए। कार्तिक, 1 मिनट, उसे नहीं पसंद? लेकिन क्यों? आर्मी वाले तो सबको पसंद होते हैं। पार्थ, सबको होते हैं पर उसे नहीं है। अब तू कारण पूछेगा। कार्तिक के हाँ में सर हिलाने पर पार्थ कहता है, हाँ पता है, पुलिस वाला है, जब तक पूरी बात जान नहीं लेगा चैन कहाँ मिलेगा तुझे। ये कहकर पार्थ उसे पूरी बात बताता है। कार्तिक, तो ये बात है, इसीलिए उसके चेहरे पर नाम मात्र की भी मुस्कुराहट नहीं दिखी मुझे। पार्थ, वही मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्तिक, फिर कुछ सोचते हुए, वैसे तू उसके लिए ये सब कर क्यों रहा है? वैसे तो कॉलेज में भी कई लड़कियां थी, पर तूने कभी उन पे एक नजर नहीं डाली, फिर इन पे इतनी मेहरबानी क्यों? कार्तिक ने भौहें मटकाते हुए कहा। पार्थ, बिकॉज शी स्पेशल। पार्थ ने खोए हुए कहा। कार्तिक, कहीं तुझे उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? पार्थ, डोंट नो, और मुझे जानना भी नहीं है अभी, बस उसे हंसना सिखाना है, जिंदगी जीनी सिखानी है। कार्तिक,
मतलब मेजर साहब ऑन द मिशन। पार्थ, एब्सोल्युटली। कार्तिक, ओके मेजर साहब, आपको इस बंदे की जरूरत हो तो याद करिएगा। पार्थ, अभी 8 दिन तो तू यही है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। दोनों बात ही कर रहे थे, तभी रिया दी की आवाज आई, तो दोनों वापस गार्डन में आ जाते हैं। रिया, तुम दोनों एक काम करो, शादी ही कर लो, वैसे भी चिपके ही रहते हो। कार्तिक सर झुका के, जो हुक्म मेरे आका। पार्थ, नहीं, मुझे नहीं करनी इस इंस्पेक्टर से शादी, इतना पूछता है, मैं तो बताते ही मर जाऊंगा। पार्थ की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, सिवाय अनाहिता के। वो एक तरफ बैठकर कोई किताब पढ़ रही है। उसे देखकर पार्थ अपना सर पीट लेता है। पार्थ मन में, ये लड़की अगर ऐसे ही अलग थलग बैठी रही तो मैं इसे 100 जन्म में भी मुस्कुराना नहीं सिखा पाऊंगा। वो रिया की तरफ देखकर, दी, कल कोई डांस वांस होगा कि नहीं? रिया, तुझे क्या लगता है मेरी सगाई यूं ही सूखी सूखी होगी? पार्थ, तो सबको बुलाओ, प्रैक्टिस करवाओ, वरना कल आपके ससुराल वालों के सामने आपकी नाक कट ही जाएगी। रिया के बुलाने पर सब उसके सामने आते हैं। अनाहिता वहीं बैठी रहती है। रिया, अना, तुम भी आओ। अनाहिता, दी, हमें ये डांस नहीं आता। रिया, तो क्या हुआ, यहाँ कोई भी प्रोफेशनल डांसर नहीं है, बस यूं ही डांस करना है। अनाहिता, फिर भी। नंदिनी, आजा अनाहिता, कल मत करना, थोड़ा यूं ही एंजॉय करते हैं। पार्थ अनाहिता का हाथ पकड़ते हुए, यूं ही क्यों, अनाहिता डांस करेगी, वो भी अच्छे वाला। पार्थ अनाहिता का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने लाता है। नंदिनी ये देखकर हैरान है। जिस अनाहिता ने एक पंच में अजीत जैसे गुंडे को धूल चटा दी थी, उसी को पार्थ इतनी आसानी से पकड़ के लेकर आ गया, और अनाहिता ने कुछ कहा भी नहीं। अनाहिता पार्थ को पकड़े हुए ही, लेकिन हमें बिल्कुल भी डांस नहीं आता पार्थ, हम सच कह रहे हैं। पार्थ अनाहिता की आंखों में देखते हुए, जरूरी तो नहीं है, जो चीज ना आए उसे छोड़ ही दिया जाए, हम उसे सीखने का ट्राई भी तो कर सकते हैं, है ना? और अगर इससे अपनों को खुशी मिले तो जरूर करना चाहिए। अनाहिता, अगर इससे दी को खुशी होगी तो हम जरूर ट्राई करेंगे। अनाहिता डांस करने का ट्राई करती है, पर उससे स्टेप्स नहीं बनते, ये देख कार्तिक आगे आता है। कार्तिक, देखो अनाहिता, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। अनाहिता कार्तिक को देखने लगती है, और एक अच्छी लर्नर होने के कारण वो जल्दी ही स्टेप सीख लेती है। थोड़ी देर में सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। गार्डन में बस पार्थ और नंदिनी रह जाते हैं। पार्थ, नंदू, जा सो जा, क्या देख रही है ऐसे मुझे? नंदिनी, थैंक्स भाई। पार्थ, थैंक्स किस बात का? नंदिनी, अनाहिता को स्माइल कराने के लिए, हर कदम पर उसका साथ देने के लिए। पार्थ, पागल है तू नंदू, आखिर वो मेरी भी दोस्त है, दोस्त या दोस्त से कुछ ज्यादा। कार्तिक पार्थ के पास बैठते हुए बोला। नंदिनी, भाई मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है। पार्थ, बैठना कुछ देर हमारे पास। कार्तिक, वैसे सच बता, तू उसे पसंद करने लगा है ना? पार्थ, बताया तो तुझे, ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक, तू झूठ बोल रहा है। पार्थ कुछ बोलता उससे पहले ही नंदिनी बोल पड़ती है। मेरे दोस्त के बारे में अपनी राय देना बंद करो कार्तिक, क्योंकि प्यार और पसंद जैसे इमोशंस तुम्हारे लिए खेल हैं बस। फिर पार्थ की तरफ देख के, भाई मैं जा रही हूँ, मुझे सच में नींद आ रही है। ये कहकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। पार्थ, क्या कहा इसने, तुझे कुछ पल्ले पड़ा? कार्तिक, नहीं, मुझे तो नहीं पड़ा, जाने दे उसे, चल चलते हैं। पार्थ, चल। दोनों अंदर अपने कमरे की तरफ चल दिए। कार्तिक ने भले ही पार्थ से कह दिया कि उसे नहीं पता, पर नंदिनी के शब्दों ने उसे अंदर तक झंझोड़ दिया था, जो इस वक्त उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। एक अनकहा दर्द जो उसकी आंखों में उतर आया था, पर कार्तिक ने बहुत ही खूबसूरती से उसे रोक लिया था ताकि कोई उसके ये आंसू देख न सके। लेकिन ये बात छत पर खड़ी अनाहिता ने भांप ली।